राज्यसभा से रिटायर होने के बाद गुलाम नबी आजाद के आजाद बोल पर कांग्रेस आलाकमान घिरता नजर आ रहा है। एक दिन पहले जम्मू में G23 नेताओं की बैठक में आजाद ने आलाकमान को निशाने पर लिया, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने G23 नेताओं को चुनाव वाले राज्यों पर ध्यान देने की नसीहत दी। हालांकि सिंघवी की नसीहत का गुलाम नबी आजाद पर कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिखा और उन्होंने आज एक बार फिर सिंघवी के बयान पर किया पलटवार। ये सभी हमारे कांग्रेस परिवार का एक अभिन्न हिस्सा है। हम सबकी इज्जत करते हैं और जो कुछ मैं कह रहा हूं बहुत आदरपूर्वक इसलिए कह रहा हूं। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी समझती है कि जब 5 प्रांतों में चुनाव हो रहे हैं जिसमें कांग्रेस संघर्ष कर रही है, तो ज्यादा उपयुक्त होता अगर ये सभी नेता इन प्रांतों में अभियान करते, कांग्रेस का हाथ मजबूत करते, कांग्रेस की कहानी आगे बढ़ाते। आप ही के साथी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि आप 5 स्टेटों में अगर प्रचार करते तो ज्यादा अच्छा होता। उनको क्या मालूम, हम नहीं जा रहे हैं। उनकी इत्तला के लिए जो भी कहता है 5 की 5 से हमें इनविटेशन आया है। तो सर आप जाएंगे? तो हाँ, बिल्कुल जाऊंगा। इतना ही नहीं, गुलाम नबी आजाद ने आज एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर कांग्रेस आलाकमान की मुश्किल को बढ़ा दिया। उन्होंने पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि हमें अपनी असलियत नहीं छिपानी चाहिए। इससे पहले गुलाम नबी आजाद के राज्यसभा से रिटायर होने के मौके पर पीएम भी उनकी तारीफ करते हुए भावुक हो गए थे। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप किसी कश्मीरी का काम मत करो, आप किसी हिंदू या सिख का मत करो, वो करो, लेकिन अपने आप को ये भी नहीं है। ये भी कभी कभी होता है कि अच्छा मैं एमएलए बन गया, अब आप मुझको गुजर कोई नहीं कहे, ये भी है। फिर उसके बाद कोई कहता है गांव। मुझे बहुत सारी लीडरों की बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गांव का, तो मुझे बड़ा फख्र होता है कि बड़े लीडर हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से, मैं था कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय में। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। और जो वही आपने अपनी असलियत छुपाई तो आप एक मसनवी दुनिया में रहते हैं, एक आरजी दुनिया में रहते हैं। आदमी को फख्र होना चाहिए। मैं दुनिया भर घूमा हूं, 100 देशों में भी घूमा हूं, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में रहकर, लेकिन जब नहीं गांव के लोगों के साथ बैठता हूं, चाहे उनके कपड़े उतने धुले नहीं हो, कम हो, लेकिन उसकी एक अलग खुशबू और मजा आ जाता है। उसकी अलग ही खुशबू, वहां इत्र डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अलग है, क्योंकि उसमें हम पैदा हुए, उसमें हम बड़े हैं।
गुलाम नबी आजाद ही नहीं, एक दिन पहले जम्मू में उनके समर्थन में जुटे हुए कांग्रेस के G23 नेताओं ने भी कांग्रेस आलाकमान को निशाने पर लिया था और पार्टी की मजबूती के लिए आजाद के अनुभव के इस्तेमाल की नसीहत दी थी। एक बार फिर हम देख रहे हैं वो हालात। भारत को कांग्रेस की जरूरत है। ये हालत इसलिए भी बने हैं कि पिछले एक दशक में कांग्रेस कमजोर हुई है और हमारी आवाज कांग्रेस की सेहत के लिए है, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए है। एक बार दोबारा हर सूबे के अंदर कांग्रेस मजबूत हो, नई पीढ़ी के लोग जुड़े। हमने अच्छा वक्त देखा है कांग्रेस का। हम नहीं चाहते कि जैसे जैसे हम लोगों की उम्र बढ़ती है हम कांग्रेस को कमजोर देखें। और इस देश की जो राजनीतिक लड़ाई है वो जम्मू से नागपुर तक लड़ी जाएगी। हम में से कोई ऊपर से नहीं आया, खिड़की रोशनदान से नहीं आया, दरवाजे से आए हैं, चल के आए हैं, छात्र आंदोलन से आए हैं, युवक आंदोलन से आए हैं। यह अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया कि मेरे जीवन में कोई बताए कि हम कांग्रेसी हैं या नहीं हैं। गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता हैं जो हर प्रदेश के हर जिले की जमीन असलियत को कांग्रेस को जानते हैं। क्या कांग्रेस की असलियत है, कहां है, सब ना तो नेता लोगों के साथ इनका गहरा संबंध है। और जब हमें ऐसा लगा कि पार्लियामेंट को गुलाम नबी आजाद को आजाद कर रहे हैं तो हमें दुख हुआ। ये सच्चाई की बात है। हमें वहां बैठे बैठे बहुत दुख हुआ। हम नहीं चाहते थे कि गुलाम नबी आजाद साहब को पार्लियामेंट से आजादी मिले। और मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि इस अनुभव को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। गुलाम नबी आजाद ना तो राजनीति से रिटायर हुए हैं और ना कभी पार्लियामेंट से आजाद होंगे। ये तो इनके लिए राजनीति में एक नया अवसर आया है आगे संघर्ष का। ये संघर्ष किया जो देखो कांग्रेस में या किसी भी दल में दो किस्म के आदमी होते हैं। हमारी पार्टी में भी दो किस्म के आदमी हैं। कुछ तो कांग्रेस पार्टी में है, कुछों के अंदर कांग्रेस है। तो गुलाम नबी तो उनमें से है जिनके अंदर कांग्रेस है। हम सब गांधी ग्लोबल फैमिली के बुलावे पर इस ऐतिहासिक बंदरों के शहर जम्मू में एकत्रित हुए। अगर हम कांग्रेस की बात ना करें तो गांधी की बात अधूरी रह जाती है। और उन्हीं इरादों के साथ में आज लोग कहते हैं G23, मैं कहता हूं गांधी 23। महात्मा गांधी जिसके विश्वास के साथ में, जिसके इरादों के साथ में, जिसकी सोच के साथ में इस देश का आईन बना, संविधान बना, आज उसको लेकर चलने के लिए कांग्रेस के लोग मजबूती के साथ तैयार हैं। ये G23 कांग्रेस की मजबूती चाहती है। उधर गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। राहुल के मत्स्य पालन मंत्रालय पर दिए गए बयान पर अमित शाह ने कहा कि जो नेता 4 बार सांसद रह चुका हो उसे पता ही नहीं कि मोदी सरकार मत्स्य पालन विभाग पहले ही बना चुकी है। अभी राहुल गांधी यहां आए कुछ दिन पहले उन्होंने कहा, अरे मोदी जी आप मछुआरों के लिए अलग डिपार्टमेंट क्यों नहीं बनाते हो। भैया राहुल तुम वैकेशन पर थे, मोदी जी ने ऑलरेडी 2 नया विभाग बनाने का काम 2019 में ही समाप्त कर दिया है। आपको ये मालूम नहीं है। मैं पुदुचेरी की जनता को पूछना चाहता हूं
कि जिस पार्टी के नेता 4 टर्म से लोकसभा में है उसको ये भी मालूम नहीं है कि 2 साल से इस देश में मत्स्य पालन विभाग शुरू हो चुका है। वो पुदुचेरी का कल्याण वो पार्टी कर सकती है क्या, बताइए भाइयों। और चलिए अब आपको वो बयान सुनवाते हैं राहुल गांधी का जिस पर अमित शाह ने उनको घेरा है। Our farmers farm the land, you farm the sea. The farmers have their ministry in Delhi. You don't have a ministry in Delhi. No one speaks for you in Delhi. So the first thing I would like to do is have a ministry dedicated to the fishermen of our country, so that your issues can be defended and protected. अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने पुदुचेरी में सरकार गिराई, लेकिन जो मुख्यमंत्री अपने नेता के सामने झूठ बोलता है उस पर क्या भरोसा किया जाए। मित्रों, अभी अभी बड़ा कोहराम मचा है कि कांग्रेस की सरकार टूट गई। कांग्रेस के कुछ मित्र भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार को गिराया। भाई, आपने मुख्यमंत्री ऐसा व्यक्ति बनाया था जो अपने सर्वोच्च नेता के सामने ट्रांसलेशन करने में भी झूठ बोले। इस प्रकार के झूठे व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया। मित्रों, मुझे मालूम नहीं है देश में बेस्ट रीलर अवार्ड दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, मगर बेस्ट रीलर अवार्ड, सबसे बड़ा झूठ बोलने का अवार्ड अगर दिया जाता है तो बेस्ट रीलर अवार्ड नारायण स्वामी जी को जरूर मिलना चाहिए। मित्रों, आप मुझे बताइए, ये इतने सारे बड़े बड़े नेता पुदुचेरी के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वंशवाद और परिवारवाद के कारण केवल पुदुचेरी में नहीं पूरे देश भर में बिखर रही है, क्योंकि वहां पर मेरिट का स्थान नहीं है। मैं पुदुचेरी की जनता को याद कराना चाहता हूं, गत चुनाव में कांग्रेस पार्टी नमः शिवाय के नेतृत्व में चुनाव लड़ी और जब मुख्यमंत्री बनाने का बारी आई तो गांधी परिवार के पैर कौन पकड़ता है, इसको मेरिट मानकर नारायण स्वामी को मुख्यमंत्री बना दिया। इससे बड़ा पुदुचेरी की जनता के साथ धोखा और कोई नहीं हो सकता। और अब बात बंगाल की सियासत की। कोलकाता में आज लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन ने साझा रैली कर ममता सरकार को ललकारा। इस दौरान दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के भाषण के दौरान जब फुरफुरा शरीफ दरगाह के मौलाना अब्बास सिद्दीकी पहुंचे तो मंच पर मौजूद सभी लेफ्ट नेता उनका स्वागत करने लगे और समर्थकों ने भी नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद अधीर रंजन भाषण बीच में खत्म कर लौटने लगे, लेकिन लेफ्ट के नेताओं ने उन्हें रोका, जिसके बाद अधीर रंजन ने अपने भाषण को पूरा किया। और इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल से, जहां राजनीतिक हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। अब ये ताजा मामला दमदम का सामने आया है, जहां पर एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की गई। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर रात 1:30 बजे हमला हुआ, जिसमें उनके परिवार के साथ मारपीट हुई। बीजेपी कार्यकर्ता की बुजुर्ग मां को पीटा गया। इस मामले में पुलिस को शिकायत दी गई है और पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है। आरोप यह है कि टीएमसी के कार्यकर्ता हथियार लेकर पहुंचे और उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता और उसके परिवार के साथ मारपीट की। আমি কথা তো বলতে পারি না। আমাকে মেরেছে, আমার ছেলেকে মেরেছে, আমি তখন চিৎকার দিয়েছি আমার ছেলের গায়ে হাত দেবে না, তাও ওরা মেরেছে। उधर एक्टर मनोज जोशी ने बंगाल में बुजुर्ग महिला की पिटाई को शर्मनाक बताया और उन्होंने एक ट्वीट भी किया। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने 70 साल की बुजुर्ग महिला की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उनका बेटा बीजेपी का समर्थक है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। पश्चिम बंगाल में राजनीति का स्तर बुरी तरह गिर गया है। बंगाल की सियासी फिजाएं चुनावों की तारीख के ऐलान के साथ अब और भी गर्म हो गई हैं।
अभी तक बंगाल की सीएम ममता बनर्जी खुद को बंगाल की बेटी बताकर जनता के दिलों में घर बनाना चाहती थी, लेकिन अब बीजेपी ने अपनी 9 महिला नेताओं की फौज उतारकर टीएमसी को उसी के दांव से घेर लिया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर बंगाल की बेटी है कौन? बंगाल में 7वें आसमान पर सियासी जंग। टीएमसी के खिलाफ पोस्टर वॉर की पॉलिटिक्स। चुनावी दंगल में आखिरी दांव का दौर। तारीखों का ऐलान, टीएमसी क्यों परेशान? बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सत्ता और विपक्ष में आखिरी दौर की सियासी जंग शुरू हो गई है। वार पलटवार का जो सिलसिला जुबान तक सिमटा था, वो बंगाल की दीवारों पर पोस्टरों के जरिए भी उतर आया है। इस पोस्टर पॉलिटिक्स में अब नया दांव चला है बीजेपी ने, जिसने पार्टी की महिला नेताओं की तस्वीरों वाला पोस्टर जारी करते हुए ममता बनर्जी को घेर लिया है। पोस्टर में बीजेपी ने कहा है, बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, बुआ नहीं। इससे पहले टीएमसी ने कुछ ही दिन पहले नया चुनावी स्लोगन बांग्ला निजेर में के ई चाय जारी किया था, जिसका मतलब है कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। टीएमसी के इसी स्लोगन के जवाब में बीजेपी ने यह नया पोस्टर ट्वीट किया है। बीजेपी ने अपने इस पोस्टर में देवोश्री चौधरी, लॉकेट चटर्जी, रूपा गांगुली, भारती घोष, मफूजा खातून, श्रीपूर्णा मित्र चौधरी, तनुजा चक्रवर्ती, फाल्गुनी पात्रा और अग्निमित्रा पॉल जैसे नवरत्नों की तस्वीरें लगाई हैं और इन्हें ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल की बेटी बताकर आगे किया है। बंगाल की हमारी सभी बहनें, बंगाल की सभी बेटी, ये हमारा चेहरा है और उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे। यहाँ बीजेपी ममता बनर्जी को उन्हीं के इमोशनल दाव पर घेरना चाहती है, जो दाव उन्होंने खुद को बंगाल की बेटी बताकर खेला है। लेकिन बीजेपी ने ममता बनर्जी को बेटी नहीं, बुआ का तमगा दिया है, यानी वो बुआ जो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे अभिषेक बनर्जी की बुआ है। यही वजह है कि टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी टीएमसी के उस नारे को हवा दे रहे हैं, जिस नारे के जरिए ममता बनर्जी बंगाल के सेंटिमेंट से जुड़ना चाहती हैं। भारत में लोकतंत्र की अहम लड़ाई पश्चिम बंगाल में लड़ी जाएगी और बंगाल के लोग अपने संदेश के साथ तैयार हैं। बंगाल केवल अपनी बेटी चाहता है। 2 मई को मेरा पिछला ट्वीट जरूर देखिएगा। दरअसल बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक कुल 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि रिजल्ट का ऐलान 2 मई को किया जाना है। यानी बंगाल में मैराथन चुनाव होना है। यही वजह है कि इतने चरणों के चुनाव को भी टीएमसी ने मुद्दा बना लिया है, जबकि कांग्रेस भी ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाती दिखाई दे रही है। Don't consider in the eyes of BJP and whatever BJP have been decided, I have seen their list in the party office and today I have seen the same list is been in the outside. এপ্রিলে 6 এর মধ্যে তামিলনাড়ু ইলেকশন করে নিয়ে একদিনে, কেরালার ইলেকশন একদিনে করে নিয়ে, এখানে 23 দিনের ফুটবল গ্রাউন্ড, 23 দিনের খেলা খেলবেন? আমাদের যে আসে না, এই খেলাতেও আমরা বলছি আপনাদের হেরে ভূত করে দেব। খেলা হবে 8টা ফেজে, হারিয়ে ভূত করে দেব। তার কারণ আমরা গ্রাসরুটের লোক। বহিরাগত গুন্ডারা বাংলা শাসন করবে না, বাংলার মানুষ বাংলা শাসন করবে। जो 8 फेज में करने की बात दिख रही है, ये दिख ही रहा है कि इसमें सरकार के पुलिस का और चीज़ों के साथ दुरुपयोग करने का कोई ना कोई प्लान होगा। इसकी जो ममता जी बात कह रही हैं उसमें सच तो लग रहा है।
हालांकि न्यूज 18 के सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने साफ कर दिया कि आखिर किन वजहों से बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। बिहार एंड बंगाल सिमिलर स्टेट्स हैं, बार 6-7 फेज दोनों में होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर दोनों जगह प्रॉब्लम होता है। मैक्सिमम जो प्लानिंग आप लोगों ने की है बिहार मॉडल्स पे की है इन पांचों राज्यों के चुनाव में, तो बंगाल में 8 फेज क्यों, बिहार की तरह 6 या 7 से आप लोग 3 पे क्यों नहीं आए या 3 या 4 पे क्यों नहीं आए? In a given context, we take inputs from so many forces and we decide the phases accordingly. बंगाल में एमसीसी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते ही चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम का तबादला कर दिया है। उनकी जगह डीजी फायर सर्विस जगमोहन को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। उधर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार को समझना चाहिए कि आखिर राज्य में ऐसी क्या नौबत आई कि 8 चरणों में चुनाव कराने पड़ रहे हैं। उनको तो लज्जा आना चाहिए, इसके लिए उनको पदत्याग कर देना चाहिए मुख्यमंत्री पद से, क्योंकि भारत की जनता समझ रही है कि यहाँ लूट होता है। इलेक्शन कमीशन समझ रहा है कि यहाँ लूट होता है, तभी तो ये हुआ है। इलेक्शन कमीशन तो किसी के कहने पर नहीं करता है, वो पूरा रिपोर्ट लेके ये करता है कि किस तरह से पिछला इलेक्शन में उनके लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है, खून हुआ है, मारा गया है, घर जलाया गया है, माँ के सामने बेटे की हत्या की गई है। तो सब सोच समझ के इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन लिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही शुरू हुई इस आखिरी दौर की सियासी जंग में भी हिंसा ने जोर पकड़ लिया है। इसी कड़ी में कोलकाता में कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में बीजेपी दफ्तर पर हमला बोल दिया। राजधानी के फूल बागान इलाके में बीजेपी के दफ्तर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई। इस दौरान बीजेपी दफ्तर में रखे मोबाइल फोन और लैपटॉप के अलावा दफ्तर में लगी एलईडी लाइट्स पर भी हाथ साफ कर दिया गया, जबकि परिवर्तन यात्रा के लिए खड़ी गाड़ियों के शीशों को भी भीड़ ने तोड़ दिया। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। दूसरे लोग दिन के उजाले में तो लोगों को फेस नहीं कर पाते, तो रात के अंधेरे में आकर के एक गरीब ड्राइवर को मारे, सारे के सारे लैपटॉप लेके चले गए, सेलफोन जो था वो ले लिया, विंडस्क्रीन तोड़ दिया, एलईडी स्क्रीन जो था उसको तोड़ दिया। तो ये तृणमूल का रवैया रहा। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। डेमोक्रेसी में सब लोग अपना प्रचार करें, अपना विषय रखें, पब्लिक अवेयरनेस करें, अपना एजेंडा जनता के सामने रखें। केंद्र में मोदी जी जब देश के लिए और देश को बदलने के लिए, देश को आगे बढ़ने के लिए, नया भारत के निर्माण के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो जनता के बीच में रखने के लिए हम जा रहे थे, और ऐसा व्यवहार करना वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में ठीक नहीं है। बीजेपी दफ्तर में हुए हमले के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर टीएमसी पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने इस मामले में चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेने की अपील की है। ये जो खेला करने की उन्होंने चेतावनी दी है, ये उसका छोटा सा प्रदर्शन है, और मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग को इसको चुनौती की तरह लेना चाहिए। ये सब गुंडे जो आने वाले चुनाव में प्रभावित कर सकते हैं चुनाव को, यदि इसी प्रकार की गतिविधियां चली तो लोग निर्भीकता से वोट नहीं डालेंगे, और इसलिए चुनाव आयोग को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। उधर ममता बनर्जी की बढ़ी हुई मुश्किलों के बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी बंगाल सरकार के खिलाफ एक्शन में आ गया है। 3 दिन के दौरे पर बंगाल पहुंचे आयोग के वाइस चेयरमैन अरुण हल्दर ने राज्य सरकार पर जहां मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है, साथ ही दलितों की अनदेखी का भी आरोप लगाया है। आवाज उठाएगा तो उसको पीछे उसका गुंडा बाहिनी जाएगा, उसको पिटाई करेगा, फिर उसको मर्डर भी हो गया था। बहुत सारे मर्डर ऐसा इधर में भी हो गया, उसके बहुत सारे दलित लोगों को भी मर्डर कर दिया। ऐसे एक केस में कल 3 लोगों को जो मर्डर हुआ संदेशखाली में, हम लोग कमीशन का तरफ से फर्स्ट विजिट में मैंने उधर गया है। वो दलित थे सारे? हाँ, सारे दलित लोग हैं। वो शाहजहान मोल्ला जो है टीएमसी का लीडर है, दबंग लीडर है, वो गुंडा है उधर का, वही उसका नेतृत्व में वो लोग को मर्डर किया। एफआईआर में 1 नंबर में उनका ही नाम था। बाद में सीआईडी केस टेकअप किया, सीआईडी शाहजहां को छोड़ के वही मामला में चार्जशीट कर दिया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने आखिर ये आरोप क्यों लगाए हैं, इसे भी समझना जरूरी है। आयोग के पास जो आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक पश्चिम बंगाल में दलितों के खिलाफ अपराध के मामलों में इजाफा हुआ है। ममता सरकार के दबाव में केस थानों में दर्ज नहीं किए जा रहे हैं। प्रदीप मंडल हत्याकांड में मुस्लिम आरोपी का नाम एफआईआर में सबसे पहले था। मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते आरोपी का नाम एफआईआर से हटा लिया गया।
दलित महिलाओं के खिलाफ रेप की घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता। महिलाओं के खिलाफ हिंसा छिपाने के लिए 0 FIR दिखाई जा रही है। बंगाल में पिछले साल दलितों के खिलाफ हिंसा के 127 केस सामने आए। बंगाल में कई केस ऐसे हैं जिनमें दलितों को डरा धमकाकर चुप कराया गया। बहुत केस है, बहुत सारे केस तो हमारे पास आता ही नहीं है क्योंकि इसमें डर पर्दा करके रखा है। वो लोग दलित लोग है, गरीब लोग है, वो किसका पास जाएगा। दलित समुदाय की अनदेखी का मामला हो, मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत हो, कानून व्यवस्था की अनदेखी हो या फिर भ्रष्टाचार की बात हो, ममता सरकार इन चुनाव में कई मुद्दों पर घिरी है। ये एक बड़ा कारण है कि इस बार पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव की राहें हरगिज आसान नहीं है। उस पर तारीखों के ऐलान और 8 चरणों के मतदान ने भी टीएमसी की नींद उड़ा रखी है, वो भी उस वक्त जब बीजेपी पूरे दमखम के साथ बंगाल में सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही है। दिल्ली के आदर्श नगर में महिला की हत्या के मामले में नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें वारदात के बाद आरोपी भागता हुआ दिखा। चेन छीनने की कोशिश में बदमाश ने महिला को चाकू मारा था और उसके बाद महिला की मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में 10 टीमों का गठन किया है। पुलिस का दावा है कि दोनों आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, नया सीसीटीवी फुटेज। इससे पहले भी एक फुटेज सामने आया, अब ये नया सीसीटीवी फुटेज जिसमें आरोपी भागता हुआ दिखाई दिया महिला को चाकू मारने के बाद। अब ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर वारदात की और उसके बाद ये दूसरी तस्वीर आपके सामने आरोपी के भागने की। तो इस पूरे मामले में पुलिस ने 10 टीमों का गठन किया है और लगातार तफ्तीश के बीच पुलिस का यह भी दावा कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है। दिल्ली के आदर्श नगर में महिला की हत्या के मामले में आरोपियों की पहचान हो चुकी है। आनंद तिवारी की खबर है कि वारदात के लिए 2 आरोपी निकले थे, लेकिन सीसीटीवी में एक ही आरोपी दिखाई दिया। दिल्ली पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 2 महिलाएं जा रही थी और किस तरीके से चेन छीनने की कोशिश की। एक महिला की तरफ से विरोध भी किया गया और उसके बाद आरोपी ने चाकू से मारकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब ये दावा कर रही है कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है। कल रात दिल्ली के आदर्श नगर में महिला से चेन छीनने की कोशिश में एक बदमाश ने उसे चाकू मार दिया था। वारदात वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि 2 महिलाएं साथ जा रही थी। पीछे से एक बदमाश आ रहा था और चेन छीनने की उसने कोशिश की, तभी दूसरी महिला ने इसका विरोध किया। इस बीच बदमाश ने महिला से बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन वो गिर पड़ा। तभी बदमाश ने एक महिला को चाकू मारा और वहां से फरार हो गया। बताया गया कि हमले में जख्मी महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। महिला का नाम सिमरन कौर था, उसकी उम्र 25 साल थी। 3 साल पहले ही महिला की शादी हुई थी। स्नैचिंग के अटेम्प्ट में चाकू मार के हत्या की गई है। हमारी टीम्स लगी हुई हैं, हमने 10 टीम्स बनाई हैं और हम लोग बहुत क्लोज हैं। उम्मीद है जल्द से जल्द इसको वर्कआउट कर देंगे। आई एम श्योर कि अभी वर्कआउट हो जाएगा। पेट्रोलिंग होती है, ऐसा नहीं है कि पेट्रोलिंग नहीं हो रही है। काफ़ी पेट्रोलिंग है, हमने इन दिनों काफ़ी पेट्रोलिंग बढ़ाई भी है। जगह जगह पे हमने पिकेट्स भी लगाए हैं। हम पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं ऐसे इंसिडेंट्स को रोकने पे और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने आदर्श नगर में हुई हत्या के मामले में जांच तेज कर दी है। पुलिस ने मौके पर जाकर वारदात वाली जगह का भी मुआयना किया। पुलिस का दावा है कि आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। पीछे पीछे जाता जाता उसने ना चैन उसने चक्कू से पीछे काट दी। वो लड़की ने छोड़ी ही नहीं। उन्होंने देखा तो उसने बच्चा इसको धमकाऊंगी, ऐसे गया तो उसने चक्कू मार दिया। बच्चा गिर गया ना, उससे उसने धक्का, वो भी गिर पड़ा। चक्कू लगा के चैन लेके अपना भाग गया। कोई कुछ नहीं होता भाई, सब कुछ नहीं यहाँ पे, सब बेकार की चीजें यहाँ पे, कुछ नहीं ठीक ठाक। वहाँ पे पुलिस चौकी है बराबर में। मैं उधर से गाड़ी लेके आया, पूरा जाम। पुलिस जो है किसी भी काम में अपने कामयाब नहीं है, सिर्फ एक ही काम में कामयाब है। वो कहते हैं हम होंगे कामयाब, लेकिन आम जनता को दबाने के लिए। तो इस पूरे मामले पर जो लोग हैं उनका गुस्सा पुलिस को लेकर है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरी वारदात हुई थी। 2 महिलाएं जा रही थी और इसी दौरान आरोपी पहुंचता है मौके पर, महिला की चेन छीनने की कोशिश करता है। दूसरी महिला ने हालांकि विरोध भी किया, लेकिन इस बीच आरोपी ने महिला को चाकू से गोदकर और वहां से फरार हो गया। महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन महिला की मौत हो चुकी थी।
इस पूरे मामले में परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और पुलिस पर गुस्सा इस बात को लेकर कि पास में पुलिस चौकी है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस का खौफ अपराधियों में नहीं है। तो वहीं पुलिस दावा कर रही है कि जल्द से जल्द इनको आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।